हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए स्टडी चैनल। आज हम लोग संविधान का 10वां चैप्टर देखेंगे, 10वां क्लास देखेंगे। इसके पहले संविधान का 9 क्लास कंप्लीट हो चुका है। यदि आप लोग ना देखे हो तो उसको देख लें। यूट्यूब पर जाकर सर्च कर लेंगे संविधान बाय ए स्टडी चैनल, वहाँ से मिल जाएगा। या इसके पहले वाला जो वीडियो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। सारा वीडियो वहाँ से भी मिल जाएगा। चलिए हम लोग अपने टॉपिक पर चलते हैं। तो आज हम लोग संविधान के अंतर्गत पढ़ेंगे भारत का महान्यायवादी। महान्यायवादी के बारे में हम लोग जानते हैं, यहाँ से 25-30 क्वेश्चन बनते हैं, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं, एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला आपका है, एक बात ध्यान रखना कि वीडियो शुरू से आखिरी तक देखिए, तभी कुछ समझ में आने वाला है। और महान्यायवादी से हमारे संविधान में 2 अनुच्छेद, 2 आर्टिकल बहुत ही महत्वपूर्ण है जो हमारे महान्यायवादी से संबंधित है। पहला आपका 76 है, दूसरा 88 है, अर्थात 88 है। कैसे संबंधित है देखते हैं। तो संविधान के अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी के पद का वर्णन किया गया है। अर्थात सीधे तौर पर इसको जान सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन में पूछ सकता है कि भारत के संविधान में महान्यायवादी के पद का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है, तो आप लोग बताएंगे 76 में। या इस तरह से पूछ सकता है कि अनुच्छेद 76 में किसके पद का वर्णन किया गया है, तो आपके भारत के महान्यायवादी का के पद का वर्णन किया गया है। इस तरह से भी आ सकता है, 2-3 तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। इसके बाद अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये वाला। उसके बाद आपका आता है अगला पॉइंट, महान्यायवादी भारत सरकार का सर्वप्रथम विधि अधिकारी। अर्थात इस तरह से आप लोग याद कर सकते हैं कि महान्यायवादी कौन होता है, तो महान्यायवादी भारत सरकार का विधि अधिकारी है या होता है। तो यह विधि अधिकारी है तो इसका काम क्या हो गया, भारत सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह देता है। आगे आपका आता है, भारत का महान्यायवादी किसी भी सदन या उसकी समिति में बोल सकता है। ये तो सही है, बोल तो सकता है, लेकिन कुछ सीमाएं भी हैं। कौन सी सीमाएं हैं अभी हम बताते हैं आप लोगों को, परंतु मत नहीं दे सकते। यह आपका आर्टिकल 88 अर्थात अनुच्छेद 88 आपका यहीं से संबंधित है। अनुच्छेद 88 में कहा गया है कि महान्यायवादी संसद के किसी भी सदन के बैठक में जा सकता है, किसी भी सदन में बोल सकता है, लेकिन वहाँ पर मत देने का अधिकार महान्यायवादी को नहीं है। यही आपका आर्टिकल 88 में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगला आपका आता है, भारत सरकार से संबंधित मामलों को लेकर उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार की ओर से पेश होता है। इसको भी समझ लेते हैं। तो महान्यायवादी से मान लीजिए हमारा कोई मामला हो या आपका मामला हो, तो उसको लेकर कौन पेश होता है हमारी तरफ से, तो हम लोग वकील करते हैं। या कि याद करने का तरीका बता रहा हूँ। लेकिन भारत सरकार क्या करते हैं, भारत सरकार कुछ नहीं करते हैं। भारत सरकार की ओर से जो भारत सरकार का मामला होता है, भारत सरकार से संबंधित कोई भी मामला हो, उसको उच्चतम न्यायालय में कौन पेश करता है भारत सरकार की ओर से, तो महान्यायवादी पेश करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ध्यान से समझना। उसके बाद अगला है कि महान्यायवादी संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं। इसको याद रखना। अभी ऊपर आप लोग पढ़े हैं कि महान्यायवादी को मत देने का अधिकार नहीं है। बैठक में जा सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन मत नहीं दे सकते। मत क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होते हैं। तो यहाँ पर क्लियर किया गया है कि संसद के किसी भी सदन का सदस्य ना होने पर भी महान्यायवादी संसद की बैठक में भाग ले सकते हैं। और देख लेते हैं महान्यायवादी बनने के लिए योग्यताएं क्या होनी चाहिए। तो भारत का महान्यायवादी बनने के लिए वही योग्यताएं होनी चाहिए जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए अर्हताएं या योग्यताएं होती हैं। तो आप लोग के मन में उठ रहा होगा सवाल कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए कौन कौन सी योग्यताएं होती है। तो ये सब आप लोगों को अगली वीडियो में इसके बाद न्यायपालिका अच्छे से पढ़ाया जाएगा, वहाँ पर सब कुछ बताया जाएगा। यहाँ पर बस इतना याद रखिए कि जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए योग्यताएं या अर्हताएं होती हैं, वही महान्यायवादी बनने के लिए अर्हताएं होती हैं। इतना याद रखना बस। उसके बाद आपका आगे आता है, महान्यायवादी को भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा। अर्थात भारत का जो महान्यायवादी है, भारत में, पूरे भारत में कहीं भी किसी भी न्यायालय में सुनवाई कर सकता है। ये भी महत्वपूर्ण है, याद रखना। आगे आपका होता है, महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद। हाँ, ये पूछता है, ये अभी एग्जाम में आया भी था पिछली बार।
तो इस तरह का क्वेश्चन आता है, यूपीएससी में आया था। इसमें पूछा था कि महान्यायवादी राष्ट्रपति के मतलब महान्यायवादी अपने पद पर कब तक रह सकता है या अपना पद कब तक धारण कर सकता है। तो इस तरह से उसमें एक ऑप्शन रहेगा कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक, तो यही आपका सही है। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये है कि राष्ट्रपति जब तक चाहेंगे तब तक महान्यायवादी अपने पद पर रह सकते हैं और जब चाहें तब उनको हटा सकते हैं अपने पद से। ये आपका हो गया, बहुत महत्वपूर्ण है। महान्यायवादी का वेतन कितना होता है, 2.5 लाख रुपये होते हैं प्रति माह। आगे आपका आता है, जिस समय भारत का राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेता है, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 अनुच्छेद याद रखना, कहीं मत भूलना। एक आपका है 123, एक 143, दोनों में कन्फ्यूजन में हो जाते हैं कुछ स्टूडेंट। तो 123 में है, आर्टिकल 123 में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं, और 143 में क्या है, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेते हैं। वह किस अनुच्छेद के अंतर्गत, तो 143 के अंतर्गत। तो यही इसमें, जिस समय भारत का राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेता है उस समय महान्यायवादी सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष सरकार का पक्ष रखता है। अर्थात अनुच्छेद 143 का प्रयोग जिस समय करते हैं राष्ट्रपति, अर्थात सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेते हैं, उस समय राष्ट्रपति की तरफ से उस सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष सरकार का पक्ष कौन रखता है, तो महान्यायवादी रखते हैं। दोस्तों, इस समय भारत के महान्यायवादी कौन है, तो के वेणुगोपाल हैं। और भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन थे, ये आप लोग कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और उनका कार्यकाल हम बता दे रहे हैं, 1950 से 1963 तक था। सबसे लंबा कार्यकाल भारत के महान्यायवादी में उन्हीं का था। तो उनका नाम आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और वीडियो कैसा लगा वो भी बताएंगे कमेंट करके। और लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और जहाँ तक हो सके अपने आसपास वीडियो को शेयर भी करें। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, वहाँ से पहला वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।